जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के अंक में हम भारत की कोरोना के कारण आंतरिक स्थिति का और उसके साथ साथ बाह्य स्थिति का, भारतीय सीमाओं पर उठ रही चुनौतियों का क्या वर्तमान परिदृश्य है, आज इन पर दृष्टिपात करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति और पूर्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा हम आपको हीरालाल यादव और साथियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के साथ टेलीफोन पर की गई इस बातचीत को सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। लॉकडाउन से हम बाहर निकल रहे हैं और अनलॉकडाउन फर्स्ट आरंभ हो चुका है। हमारे सामने तमाम प्रश्न हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में हमने क्या खोया, क्या पाया, कैसे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, देश की जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार से मजबूती को प्राप्त करेगी। आज तमाम प्रश्न हैं जिनके उत्तर हर भारतीय चाहता है और हम आज उन्हीं सारे प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद से सौभाग्य है कि आप गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं। आप बल्कि फाउंडर कुलपति रहे हैं और आपने रक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक और नीति संबंधी जो भी मुद्दे रहे हैं उन पर आपकी बहुत गहरी पैठ रही है। आपने बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है और आपकी जो बातें होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये लॉकडाउन की जो स्थिति रही, हाँ, अद्भुत नजारा था, चारों तरफ सन्नाटा था और जितनी हमारी सामाजिक गतिविधियां हो सकती थी वो सब ठप थे। सिर्फ कुछ मजदूर सड़कों पर दिखाई पड़े जो वापस अपने अपने घरों को जा रहे थे। इस लॉकडाउन का अगर हम मूल्यांकन करें, ओवरऑल जो प्रभाव पड़ा है भारतीय व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर और सामाजिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक व्यवस्था पर, आप क्या देखते हैं सर? किस प्रकार का प्रभाव आपको नजर आता है सर? आपके इस प्रश्न की गंभीरता पर विचार करते हुए मैं आपके माध्यम से सभी ध्यान और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जो कोविड-19 महामारी के कारण सारी दुनिया प्रभावित हुई उससे संबंधित है। जी जी, यह अत्यंत विश्वव्यापी चिंता का विषय है कि कोविड-19 महामारी के
संघात में भारत सहित दुनिया के लगभग 200 जी देश भयाक्रांत है। बहुत सारी मौतें वहाँ हो चुकी है, लोग काल के कराल गाल में समा चुके हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। बहुत तेजी से अब संक्रमण बढ़ रहा है। यद्यपि कम्युनिटी संक्रमण अभी दूर है, किंतु बड़े पैमाने पर जो है महानगरों, औद्योगिक शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले थके हारे कामगार गाँव की ओर बढ़ चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से 24 मार्च 2020 को जो लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उससे भारत के लोगों को बहुत फायदा हुआ। जी जी क्योंकि इससे भारत को जान है और जहान है दोनों की जो चिंता थी उस पर गौर करने का अवसर मिला। बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को बचाने में इस लॉकडाउन के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई उससे लाभ मिला। जी जी निश्चित रूप से इसका पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। भारत निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन के कारण जो आवागमन और अंधाधुंध भीड़ सड़कों पर थी, हाँ हाँ 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत गणतंत्र की, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा दिखाई पड़ा और इस सन्नाटे की वजह से वायुमंडल भी बहुत अधिक क्लीन हुआ। हाँ नीला आकाश दिखाई पड़ने लगा। 200 किलोमीटर दूर से जो शिवालिक पहाड़ियों की चोटियां हैं वो दिखाई पड़ने लगी। तो यह इसलिए क्योंकि प्रदूषण, वायु प्रदूषण है वह बहुत कम हो गया और सारी दुनिया में जो पृथ्वी है वो नए सिरे से रिचार्ज हो गई। जी तो बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा लॉकडाउन का। लॉकडाउन हमने भी लागू किया और दुनिया के और दूसरे देशों ने भी लागू किया। कारण ये था कि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है प्रभावी ऐसी जिससे इसको रोका जा सके, इस वायरस को कंटेन किया जा सके। जी इसलिए इस तरह की स्थिति में लॉकडाउन बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। हाँ निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी हो गई, मंदी बढ़ गई और यहाँ तक देखने को कह सकते हैं कि 90 साल के समयांतराल के बाद इतनी बड़ी मंदी, आर्थिक मंदी दुनिया को देखने को मिली। दुनिया उसको झेलने के लिए प्रस्तुत। जी तो यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और लोग अपने घरों में कैद हो गए। जी। जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां थी उन पर एक प्रकार से बंधन लग गया। हाँ लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। निश्चित रूप से जो भारतीय परंपरा और संस्कृति की ताकत है उससे लोगों को बल मिला, लेकिन आप देखें कि जीवन, जीविका और जिजीविका अर्थात लाइफ, लाइवलीहुड और सर्वाइवल जी जी न केवल सबल लोगों का बल्कि दुर्बल लोगों का सबके ऊपर प्रभाव पड़ा। गांव, गरीब, कामगार, मध्यम वर्ग के लोग सब प्रभावित हुए। बड़े लोग अपने घरों में साधन संपन्न होने के नाते सुरक्षित रहे, लेकिन उनके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा जिनके पास घर नहीं थे। हाँ तो सबसे बड़ी आवश्यकता अब जो है इस कोविड-19 महामारी के प्रभाव से यह स्पष्ट हुई कि गरीबों को भी घर चाहिए। जी सरकार जो है इस दिशा में विशेष प्रयास करे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत प्रयास करें तो निश्चित रूप से आने वाले किसी अगली संकट की दशा में हम अपने को उबारने में, अपने लोगों को घर में बने रहने के लिए शरण देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे। जी 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 ये सारी चीजें प्रभावित हुई है। इस तरह का प्रभाव, इस तरह का मतलब यह है कि मनुष्य, पर्यावरण और प्रकृति इनके बीच एक सकारात्मक संबंध कायम करने के लिए जरूर अवसर मिला है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और हमारे बहुत सारे हित भी प्रभावित हुए हैं। जी जी इसको अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी तथा टेस्टिंग आदि की जो उपयोगिता है वह साफ साफ देखने को मिली, केवल अपने देश में बल्कि सारी दुनिया में। हाँ सर, ये जो स्थितियां रही आर्थिक दृष्टि से तो वास्तव में बहुत दिक्कतें आई हैं। उत्पादन बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं, ग्रोथ
ग्रोथ रेट प्रभावित हुई है, जीडीपी की जो वृद्धि दर होती है वो बहुत हद तक गिरी है और हो सकता है, संभावित है कि शायद ये नेगेटिव में चली जाए ये दर। लेकिन जो लोगों को क्वालिटी टाइम मिला है अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहने का, वो ये अद्भुत अवसर था, ये अभूतपूर्व अवसर था। सर, हम एक दूसरे पहलू पर बात करना चाहेंगे। चूंकि आप रक्षा एवं स्ट्रेटजी से संबंधित रहे हैं, आपकी सूक्ष्म दृष्टि रही है भारत के साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आपकी गहरी पकड़ होती है। ये स्थिति देखने को मिली कि जैसे ही कोरोना का प्रसार हुआ है, लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में व्यस्त हो गए हैं। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, विकसित हो या विकासशील हो, सब अपने अपने कोरोना के संघर्ष की कहानी अपने तरीके से लिख रहे थे। भारत भी अपने संघर्षरत था और इसमें तमाम उपाय अपनाए जा रहे थे। लॉकडाउन उसी का एक नतीजा था। जो समस्या एक दूसरी उभर कर आई कि इसी दौर में हमारा पड़ोसी देश इस स्थिति को जैसे लगा कि कुछ भुनाने की स्थिति में आ रहे हैं। नेपाल से हमारे संबंध थोड़े कड़वे हो गए। चीन का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। चीन ने सीमा पर हस्तक्षेप किया। सीमा पर कुछ ऐसी तनाव की स्थिति आई जिसमें लगा कि चीनी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी अपनी सेनाओं को तैयार रहने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहने। ये सब जो बातें थी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सोची समझी चाल के तहत या सोची समझी स्थिति के तहत कोरोना काल का लाभ उठाने का प्रयास किया है हमारे पड़ोसियों ने? आप क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से चीन दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जी उनमें सबसे आगे तेजी से बढ़ा। और कोविड-19 महामारी जो चीन के वुहान महानगर से फैली और वहां से सारी दुनिया में इसका संक्रमण हो गया। यूरोपियन यूनियन के देश और दुनिया के राष्ट्रों में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका और तमाम विकसितशील देश इसकी गिरफ्त में आ गए। जी यह हम मान सकते हैं कि चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। और दुनिया की जो विश्व शक्ति राजनीति है, आप कह सकते हैं, उस शक्ति राजनीति के पावर केक को, जैसे मल्टी लेयर्ड केक को आप देखते हैं, केक जो खाया जाता है, जी तो सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर लगभग आधा दर्जन देश इस केक के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव, अपना कब्जा जमाए हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर था, लेकिन चीन ने कोविड-19 के संकट का फायदा उठा करके जब अमेरिका जैसा देश बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को संक्रमित होते हुए देख रहा था और जितनी भी नियो लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज थी, नव उदारवादी पूंजीवादी देश अमेरिका से लेकर के यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया तक, सब आज ये सब महसूस कर रहे थे कि कोविड-19 महामारी हम सबको हयाक्रांत ही नहीं कर रही है, बड़े पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था और क्षमता को खत्म कर रही है। लोग मारे जा रहे हैं। ऐसी दशा में चीन ने पूरा लाभ उठाया, क्योंकि चीन से यह बीमारी फैली थी। पहले तो चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गुमराह किया और बहुत सारी सूचनाएं दुनिया तक नहीं पहुंची। भारत में आप जानते हैं कि 31 जनवरी 2020 को पहला केस चिन्हित किया गया। मैं दिसंबर में खुद चीन में था, एक प्रोग्राम के तहत वहाँ गया हुआ था और दिसंबर लास्ट तक चीन में इस बीमारी का वुहान में पता चल चुका था। लेकिन बहुत सारी सूचनाएं जो वहाँ वायरोलॉजिकल लैबोरेटरी थी CLA की, उससे बाहर नहीं जा पाई। बहुत लोग ये नहीं तय कर पाए, चीन हमेशा छिपाता रहा कि यह उस वायरोलॉजिकल लैबोरेटरी से ये एक्सपोजर हुआ है या जो वहाँ का वेट मार्केट है वहाँ से हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि चीन की जो महत्वाकांक्षा है वह इस महामारी के दौर में दूसरे राष्ट्रों को, खासतौर से भारत को, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो सामरिक पार्टनरशिप है, सहभागिता है, वह जग जाहिर है। हमने उसके साथ न्यूक्लियर समझौता भी किया है, सिविलियन एग्रीमेंट भी किए हैं, बहुत सारा सहयोग एक दूसरे का हो रहा है। यूरोपीय देशों के साथ भी हमारा सहयोग है। रूस, मतलब दुनिया में जो अपने इंगेजमेंट के बदौलत भारत की नई पहचान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रही है, उसको देखते हुए भी चीन चिंतित है, क्योंकि और अमेरिका चीन के विरुद्ध भारत को एक शाही राष्ट्र के रूप में, एशिया में एक ऐसे एक्टर के रूप में
चिन्हित कर चुका है जो उसका सहयोग कर सकता है। जी तो जी इसलिए चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है परंपरागत, जिसके 3 क्षेत्र है, ईस्टर्न लद्दाख वाला क्षेत्र है, और दूसरा बीच में जो भूटान के साथ मिडिल सेक्टर है, और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइल जो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। हाँ 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 वो सारे क्षेत्र जो है, खास तौर से आप जानते हैं कि मिडिल सेक्टर को छोड़ करके, मिडिल सेक्टर में भी डोकलाम का झगड़ा उत्पन्न हुआ सिक्किम के पास। जी जी तो कहीं भी चीन जो है भारत को सुवेदने से या उसको उलझाए रखने में छोड़ नहीं रहा है, उलझाए रखना चाहता है और दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति कायम करना चाहता है। जी कि जी एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन के बाद उभर रहा है, इसलिए चीन स्वाभाविक रूप से उसको इलार्ज होते हुए देखना चाहता है, उसके प्रभाव को बढ़ते हुए या दूसरों को इंगेज करते हुए वो देखना नहीं चाहेगा। जी 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 आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से भारत की जो क्षमता है, जो वैज्ञानिक क्षमता है, उसमें वृद्धि हुई है। हाँ हाँ यद्यपि भारत और चीन दोनों के आर्थिक विकास के मॉडल अलग अलग है, हाँ। लेकिन दोनों ने एशिया को नई ऊंचाई दी है। एशिया में जो एशियन टाइगर्स कहे जाते हैं, वह देश भी आज भारत के साथ जुड़ने के लिए हरदम लालायित है। जापान, आप देखिए, जापान के साथ हमारा पार्टनरशिप है। जी। पड़ोसी देशों के साथ हमारा बड़ा सौमनस्यपूर्ण व्यवहार था, लेकिन चीन ने जैसे नेपाल को और नेपाल खुद भी सही जो जिसकी इतनी लंबे समय से अब मदद करते आ रहे हैं, हाँ। अब सगौली से लेकर अब तक जी जी भारत जो है, सगौली तो ये बिहार में है, हाँ हाँ और अंग्रेजों ने जो है सब ये जो सारा बंटवारा किया था। जी जी जिन क्षेत्रों में हम 80 किलोमीटर की सड़क बना लिए हैं हाँ। अपने हितों की रक्षा के लिए, वो हमारा अपना ही क्षेत्र है। जी जी लेकिन नेपाल वो ये सोचता है कि चीन की मदद से हम कुछ कर सकते हैं। चीन की मदद से वो आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता जरूर प्राप्त है, लेकिन चीन जहाँ भी पहुँचा है, अब आप देख लीजिए, वन रोड जो बना रहा है वो जी जी चाइना, हाँ उसके माध्यम से वह जिन जिन देशों के क्षेत्रों से उसकी वह वन बेल्ट वन रोड गुजर रही है, जी जी वहाँ वो अपना व्यापार, अपनी पूंजी लगाना चाहता है। हाँ। और वह वहाँ से हटने वाले विचार से वहाँ नहीं गया। जी 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 भारत ने इसीलिए उसको उसके साथ नहीं जोड़ने का फैसला किया। जी इसी तरह से जो पाकिस्तान के साथ उसका जो समझौता है, जी सीपेक है ना, हाँ हाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, आपका जम्मू कश्मीर का जो हाई हिमा आप कह सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जो है, हाँ 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 वह जो कराकोरम हाईवे के साथ जुड़ करके चीन तक चला जाएगा, सिंगजांग प्रोविंस तक। हाँ 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 वह सोचे कि चीन जो है पाकिस्तान जैसे राष्ट्र की मदद से भारत के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र को, जो हिमालय रीजन का है, दुनिया का सब हाईएस्ट वोटरेबल क्षेत्र है, जी जी वहाँ अपना कब्जा चाहता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि टकराव होगा, लेकिन 1962 नहीं है, यह 2020 है। जी, जी। और अभी निश्चित रूप से चीन लगभग 1 दशक तक इस दशा में नहीं होगा कि रेगुलर वार भारत के साथ लड़ सके या लड़ने का साहस जुटा सके। जी। लेकिन इसीलिए वह सीमा पर इस तरह की छिटपुट गतिविधियों के बावजूद ओपन रेगुलर वार नहीं लड़ेगा, भारत को थकाने की कार्रवाई जरूर करता रहेगा। हाँ 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 जिसको कहते हैं जो है थकाने की रणनीति। हाँ तो भारत को उलझाए रखने और थकाने की रणनीति वो अपना रहा है, जी, जी। जिससे भारत चिंतित रहे, भारत की जनता चिंतित रहे। और संयोगवश हमारे देश के भीतर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परंपरा में आप जानते हैं बहुत सारे आंतरिक विपर्याय भी होते हैं, हाँ, हाँ। विपरीत परिस्थितियां भी होती है, जी जिन पर काबू रखना सत्तारूढ़ सरकार का दायित्व होता है, केंद्र में जो सत्ता रहती है। और इसी तरह की परिस्थिति में हमें अपने आंतरिक जो चुनौतियां हैं उनसे भी जूझना है। और जो सीमा पर ऐसी चुनौतियां हैं, जैसे सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़, और बदलते हुए समय में कोविड-19 के फेज में या ये नेपाल जैसे देश का, जिसकी सब सर्वाधिक आर्थिक सहायता विकास के लिए उसके लोगों के जनजीवन को बचाए रखने के लिए भारत ने की, वह नेपाल आज धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है हाँ, हाँ। चीन की ओर। जी। उससे बचने की आवश्यकता, उसको समझाने की भी आवश्यकता है, जी जी क्योंकि वो यह नहीं जानता है कि वह नहीं जानता है, हाँ। वह निर्दोष है, उसको सिखाना भी बहुत जरूरी है। जी। यह एक पुरानी कहावत है, हाँ 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 He who knows not that he knows not, he is innocent, teach him। हाँ हाँ नेपाल का रोटी बेटी का संबंध भारत के साथ रहा है। भारत का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है,
जी वह नेपाल का भी जो है सेना का अध्यक्ष है, और इसी तरह से नेपाल का सेनाध्यक्ष भारत की सेना का अध्यक्ष है। हाँ उसने देखिए इस मामले में जो ओली ने नया नक्शा जारी किया, उसमें उसने कहा कि हम उसका कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। जी 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 तो बहुत सारी चीजें पारस्परिक संवाद से, इंगेजमेंट से सुलझाई जा सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि चीन जो भारत को अपनी स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के तहत, अपनी मोतियों की डोर के तहत भारत के गले में जो कसना चाह रहा है, हाँ हाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ जो अपने अड्डे स्थापित कर रहा है जी जी है ना, हाँ हाँ इन अड्डों के और इसी के साथ साथ वो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से साउथ चाइना सी में, जहाँ भारत के भी हित है, क्योंकि वियतनाम के सहयोग से अब वहाँ पर हमारी ONGC वहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस की खोज कर रही है, जी जी वहाँ एक्सप्लोरेशन हो रहा है। हाँ तो हमारे अपने हित है, और साथ साथ समुद्री मार्गों की सुरक्षा का दायित्व भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट तक जो तेल के टैंकर्स और जहाज आते हैं, उन मार्गों की सुरक्षा का, उन जलमार्गों की सुरक्षा का दायित्व भी भारत का है। जी जी तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से बिना शक्ति के कुछ संभव नहीं है, हाँ और सहयोग भी चाहिए। जी एक ऐसी स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय सुरक्षा की एक ऐसी रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी जिसमें हम दूसरों को इंगेज भी करें, बड़े राष्ट्रों को, हाँ और साथ ही साथ उनके साथ सहयोग भी करें। जी 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 यानी कि जो जिस नीति पर भारत चल रहा है, जिस जो स्ट्रेटजी भारत ने बनाई है, वो उचित दिशा में चल रही है, आप ये मानते हैं सर? हम ये मानते हैं कि वैदेशिक नीति में जो चुनौतियां हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए जो हमारे परंपरागत शत्रु हैं और संभावित है, जो नए संभावित शत्रु उभर रहे हैं, उन सब पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। जी केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस बात को जानती है। अब जो उनके परामर्शदाता या विशेषज्ञ हैं, जो टीम है भारत सरकार की, वह इस दिशा में निश्चित रूप से सही दिशा में सोचते हुए बढ़ रही है। एक ही चिंता है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसको सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर निश्चित रूप से आम सहमति बना करके ही विचार विमर्श की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको, विपक्ष को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जी जी सबको कॉन्फिडेंस को में लेकर के, हाँ। राष्ट्रीय जनमत बना करके, संभवतः हम चीन क्या, दुनिया की किसी भी शक्ति को भारत के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफलता पूर्वक करने में रोक सकते हैं। कोई भी षड्यंत्र उसको सफल बनाने में हम रोक लगा। जी 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 जनमत दृढ़ता पूर्वक इस दिशा में अपने पक्ष में किए जाने की जरूरत है, जी और पड़ोसी देशों में भी, और विश्व जनमत को भी अपने पक्ष में रखने की जरूरत है। हाँ क्योंकि कोविड-19 के बाद विश्व व्यवस्था बदल रही है। हाँ दुनिया में निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्र संबंधों के दृष्टि न कोई स्थायी शत्रु है, न स्थायी मित्र है। तो दुनिया में सहयोग के भी सीमा विवाद लंबित होते हुए भी जो नए प्रतिमान है, उसमें कैसे चीन और भारत अपने को एडजस्ट करेंगे, सीमा पर तनाव और कटुता को कम करते हुए, उस दिशा में भी हमें जो समझौता हुआ है चीन के साथ, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी चीन के साथ हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है, हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी समझौता है, जी तो उसको बनाए रखते हुए विश्वास बहाली करनी चाहिए। हाँ और निश्चित रूप से जो हिस्सा उसके पास है और जो हिस्सा हमारे पास है, उसमें हम विकास करें। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने सेनाओं की तैनाती बनाए रखने के लिए सड़कों का, एरोड्रम्स का, या कह सकते हैं हवाई पट्टियों का, और दूसरे बाजार आदि को विकसित करने की आवश्यकता है। जी 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 ये सब काम जरूरी है। हाँ संभवतः जो दौलत, ये डी भी कर सकते हैं, हाँ DBL, जी जी दौलत बाग जो ओल्डी का जो ये जो एरिया है, हाँ ये जो जहाँ ये रोड तो 20 वर्ष से हम बना रहे थे पीछे से, जी अब तो चीन ने विरोध नहीं किया, अब ही क्यों विरोध कर रहा है? कारण उसका यही है कि हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन का साथ नहीं दिया, हाँ है ना। जी जी कोविड-19 के बिंदु पर जो दबाव अमेरिका बना रहा था जी और पश्चिमी देश बना रहे थे, उसमें चीन को दोषी हमने भी माना हाँ कि उसने समय पर सूचना नहीं दी, जिससे दुनिया में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ा। जी जी इसलिए जो बदलती हुई विश्व व्यवस्था है, उसमें चीन भारत को अपने फोल्ड में नहीं पाता है। तो समझता है कि यह तो
अमेरिका के साथ है, हाँ, इसलिए जो है वो निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई, ऐसी एक्टिविटीज सीमा पर हाँ, कर रहा है, जी, जिससे परेशान किया जा सके, तनाव और कटुता का वातावरण सृजित। निश्चित रूप से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि हम इसमें मेडिएशन के लिए तैयार हैं, जी, 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 वैसे ही चीन की समझ में बात आ गई कि इससे भारत का पलड़ा भारी पड़ सकता है, हाँ, 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 इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है। इसलिए चीन ने कहा कि नहीं, ये हमने भी जो है विपक्षीय स्तर पर बात करनी जारी रखी, जी, और फिर भी जो है ऐसा अंदाज है कि कुछ जमीन जो है चीन अभी भी अभियान के दौरान हाँ, आगे बढ़ करके कब्जा करना चाहता है। जी, 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 तो लेकिन हमें जिस तरह की दृढ़ता का परिचय भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने दिया है, उसको देखते हुए चीन को सबक लेना चाहिए जी, जी, कि जी, शांति और नीरवता, या आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी जो है चीन दुनिया के प्रांगण में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है, और भारत उसका मार्ग रोकने नहीं जा रहा है। भारत खुद एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है, जी, और निश्चित रूप से जो विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी आई है, वह मंदी भारत को भी झेलनी पड़ रही है, चीन को भी झेलनी पड़ रही है, जी, और अर्थव्यवस्थाएं भी झेल रही है। हाँ, हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ किया है कि मंदी के दौर में अगर जून तक जो है कोविड-19 का प्रभाव काफी कम हो गया, हाँ, हाँ, तो निश्चित रूप से भारत के विकास की दर, आर्थिक विकास की दर हाँ, 1.9% और चीन के विकास की दर 1.2% के इर्द गिर्द रहेगी। जी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में कोविड-19 महामारी के संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है, जी, और ऐसा लगता है कि यह वृद्धि जून के बाद भी जारी रहेगी। हाँ, हाँ, कारण उसका ये है कि जो कामगार गांवों तक पहुंचे हैं, उनके टेस्टिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, हाँ, हम नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से ICMR के आंकड़े यही बताते हैं कि जो जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, उन्हीं की टेस्टिंग करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जी, अगर हम बड़े पैमाने पर इतनी सुविधाएं जुटा लें, टेस्टिंग जो है सबको उपलब्ध कराएं, जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और टेक्निकल स्टाफ है, हाँ, हाँ, तब तो बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम कोशिशों के बावजूद उतनी दृढ़ता के साथ महानगरों में भी अपनी जनसंख्या को बचाने का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। जी, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई हुआ, आप जानते हैं किस तरह से सरकारें जो है अपना हथियार डाल रही है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती की स्थिति है। जी, 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 चलने से पहले आप क्या कहेंगे सर, हमारे श्रोताओं को, हमारे जो आम लोग हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि इस समस्या से निजात पाने में कितना हम सफल होंगे? मैं बड़ी विनम्रता के साथ भारतीय जनमानस को चैतन्य करते हुए कहना चाहूंगा कि एक है मुक्त कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बावजूद एक ऐसी चेतना का संचार करें लोगों में, जिससे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके होते हुए भी दृढ़ता के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और मास्क और जो सावधानी, जिसे कह सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसे हाँ, कह हाँ, सकते हैं, जी, जी, मास्क धारण करें, सफाई रखें, वातावरण को शुद्ध करें, ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप पर्यावरण और मनुष्य के बीच एक संतुलन कायम हो, हाँ, और साथ ही साथ हम संक्रमण के इस दौर को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने बचाव का प्रबंध तो कर सकते हैं। जी, जी, भारतीय अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने में जिस तरह से कामगार चाहे गाँव में पहुंच गए हैं, तो कृषि पर आधारित उद्योग धंधों, कुटीर उद्योगों और साथ ही साथ जो कुशल, अकुशल और अर्धकुशल कामगार है जो गाँवों में है, सरकारों को उनके कौशल का मैपिंग करके वहाँ पर उनको रोजगार देने का प्रबंध करना चाहिए। मनरेगा या और दूसरी किस प्रकार की योजनाएं हैं, राज्य की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से। एक तो अर्थव्यवस्था को, मेरा मानना है कि जीवन, जीविका और जीविका तीनों ही मोर्चों पर भारत को अपनी जनता को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो हमारी पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पूरक बन सकती है। इसलिए हम थिंक लोकली एंड एक्ट ग्लोबली एंड नेशनली।
हम स्थानीय स्तर पर सोचे कि क्या करने से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, हमारा जनजीवन सुरक्षित रहेगा, और क्या करने से हम स्थानीय स्तर से बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगदान कर सकते हैं। जी 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 प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी। आपने जो नीति की बातें बताई, जो स्ट्रेटेजी की बातें बताई और जो हो रहा है उन सब का बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए आपने आगे की रणनीति तय करने की बात बताई और लोगों में एक उत्साह और एक जिजीविषा उत्पन्न करने की बातें कही। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। और अब आइए सुनते हैं हीरालाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।